एक चेयर आगे हो जा। YouTube का क्या अपडेट है मैं एंड पे बताऊंगा। और अब्दुर्रहमान चलो अच्छा नहीं बिस्मिल्लाह। हमने कल ओलिगोपोली शुरू किया था और मैंने आप लोगों को बताया था ओलिगोपोली की 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देयर आर अ फ्यू डोमिनेंट फर्म्स इन द मार्केट, दोज फर्म्स आर प्राइस मेकर्स, देयर आर हाई बैरियर्स टू एंट्री एंड फर्म्स आर इंटरडिपेंडेंट. Because of this interdependence, firms have an option to either compete with each other or collude with each other. Competition model is known as the king demand curve model, और वो king demand curve model में हमने पढ़ा था कि because demand curve में king आता है इस point पे P naught predetermined price पे, और उसके पीछे मैंने reasons आपको बहुत डिटेल में बताए थे. So इस point की वजह से या इस king की वजह से MR में gap आएगा. ठीक है, MR में देयर विल बी अ गैप, डिसकंटिन्यूअस एरिया होगा MR का, जिसके बीच में से जब भी मार्जिनल कॉस्ट गुजरेगी तो प्राइस रिजिडिटी होगी, विच इज द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओलिगोपोली. ठीक है, कि प्राइस रिजिडिटी होगी, प्राइसेस जो है वो ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेंगी. ठीक है, ये था जी हमारा किंग डिमांड का मॉडल, और हमने इसकी लिमिटेशंस एक दफा जस्ट स्किम थ्रू करो. What are the reasons for price rigidity? One of the reasons is king demand curve model. ओलिगोपोली में प्राइस रिजिडिटी क्यों होती है? फर्म्स प्राइसेस ज्यादा चेंज क्यों नहीं करती? एक रीजन है किंग डिमांड कर्व मॉडल. दूसरा रीजन है प्राइस स्टेबिलिटी प्राइस वॉर से बेहतर है. प्राइस स्टेबिलिटी प्राइस वॉर से डेफिनेटली बेहतर है फर्म्स के लिए, बिकॉज प्राइस वॉर से प्रॉफिट कम होता है. ठीक है, और प्राइस रिजिडिटी में प्राइसेस भी स्टेबल है और ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट्स भी स्टेबल है. ठीक है, एंड ऑब्वियसली प्राइस रिजिडिटी से आप अनसर्टेनिटी और रिस्क से बच जाते हैं. ठीक है, तो अगेन एमसीक्यूज के लिए आपको आइडिया होना चाहिए कि प्राइस रिजिडिटी जो है वो ओलिगोपोली मार्केट्स में क्यों एग्जिस्ट करती है. ये 4 रीजंस हैं. देयर आर सम लिमिटेशंस, इसको घर पे जरा स्किम थ्रू कर लीजिएगा कि अगर आप कभी इसका एसे करते हैं तो इसकी लिमिटेशंस आपको पता होनी चाहिए. मैं आपको इसका एसे इनकरेज तो नहीं करूंगा, हाँ अलबत्ता केस स्टडी के लिए बड़े रीसेंट केस स्टडी में शायद 2024 में प्रॉब्ली एक केस स्टडी के अंदर 8 मार्क्स का जो लास्ट इवैल्यूएटिव क्वेश्चन है वो किंग डिमांड का मॉडल पे आया था. ठीक है, तो केस स्टडी में तो करना है, उसकी ऑप्शन नहीं है, लेकिन हाँ एसे के लिए यू कैन अवॉइड इट. राइट, अच्छा दूसरा जो चॉइस है फर्म्स के पास ऑप्शन, ओलिगोपोली फर्म्स कलूजन भी कर सकती हैं. अगर वो कंपीट नहीं करना चाहती तो वो कलूजन करेंगी. और कलूजन क्या होता है, जिस तरह मैंने आपको बताया था, फर्म्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं. राइट, फर्म्स कोऑपरेट विद ईच अदर. किस चीज में कोऑपरेट करती हैं? यस, डिसीजन मेकिंग में. अब वो एक्चुअली, चलो मैं आपको उसके सीधा उसी पे आते हैं. 2 तरह की कोऑपरेशंस हो सकती हैं, या तो फॉर्मल कलूजन हो सकती है या इनफॉर्मल कलूजन हो सकती है. ठीक है, जो इनफॉर्मल कलूजन ना उसमें बहुत ज्यादा कोऑपरेशन नहीं होगी, एक बात पे कोऑपरेशन हो सकती है प्राइस के ऊपर, और उस इनफॉर्मल कलूजन को हम कहते हैं प्राइस लीडरशिप. अब्दुल्ला ने कल सवाल पूछा था कि जी ये मतलब इनफॉर्मल कलूजन या फॉर्मल इलीगल नहीं होगी. ज्यादातर कंट्रीज में या तो ये इलीगल होती है या ये हेविली सिवियरली डिस्करेज्ड होती है बाय द गवर्नमेंट. व्हाई इज दैट? बिकॉज ये जो कलूजन होती है ये कंज्यूमर्स और कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट करती है, और गवर्नमेंट ऑब्वियसली ये नहीं चाहती. राइट, लेकिन फर्म्स फिर भी किसी न किसी तरीके से कर सकती हैं कलूजन. वन ऑफ द वेज ऑफ कलूजन इज प्राइस लीडरशिप, जिसको इनफॉर्मल कलूजन कहते हैं. ठीक है, फॉर्मल कलूजन बाद में करवाऊंगा. इनफॉर्मल कलूजन में जिसने मैंने कहा प्राइस लीडरशिप होती है. अब ये प्राइस लीडरशिप क्या है? प्राइस लीडरशिप होती है जब एक, सपोज करो 4-5 डोमिनेंट फर्म्स है ओलिगोपोली मार्केट के अंदर. ठीक है, 5 डोमिनेंट फर्म्स हैं. 5 डोमिनेंट फर्म्स का ये मतलब नहीं है इन 5 के मार्केट शेयर एक जितने होंगे. इन 5 में से एक सबसे ज्यादा डोमिनेंट फर्म होगी. ठीक है,
तो ये बाकी जो 4 फर्म्स हैं, सपोज करो एक फर्म का मार्केट शेयर है 15%, दूसरी फर्म का मार्केट शेयर है 12%, तीसरी फर्म का मार्केट शेयर है 11%, चौथी फर्म का है 10%, पांचवी फर्म का भी 10% है। तो मार्केट शेयर सिमिलर हैं और ये पांचों डोमिनेंट हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा डोमिनेंट फर्म वो पहली वाली है जो 15% मार्केट शेयर के साथ है। अब प्राइस लीडरशिप में क्या होता है? प्राइस लीडरशिप में जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट फर्म है ना, बाकी 4 फर्म्स कहती हैं कि ये सबसे ज्यादा डोमिनेंट फर्म जो प्राइस सेट कर रही है, हम इसको फॉलो करेंगे, हम प्राइस फॉलोअर्स बन जाएंगे। तो फर्म ए विल बिकम द प्राइस लीडर and the remaining 4 firms will become price followers, ठीक है। टेकर्स की बाद में बात करते हैं, राइट। सो दैट सबसे ज्यादा डोमिनेंट फर्म विल बिकम द प्राइस लीडर and the other less dominant firms will become price followers, ठीक है। और फिर वो ये प्राइस सेट करें, मतलब ये वही प्राइस चार्ज करेंगे जो डोमिनेंट फर्म ने की हुई है, सबसे ज्यादा डोमिनेंट फर्म, ठीक है। अब मैं जो तुम लोगों को, अब ये उबैदुल्ला पूछ सकता है कि सर ये फर्म्स क्यों करेंगी? तो जो बाकी 4 फर्म्स हैं वो फर्म ए की सबसे डोमिनेंट फर्म है, उसकी प्राइस को फॉलो क्यों करेंगी, उसको प्राइस लीडर क्यों बना देंगी? वो अब मैं आप लोगों को एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा कि फर्म्स प्राइस लीडरशिप पे क्यों कंसेंसस होता है, क्यों राजी होती है कि यार ये हम प्राइस लीडरशिप फॉलो करते हैं, ठीक है। व्हाई वुड द फर्म्स डू दैट? एक चीज याद रखो, जो कलूजन होती है ना, कलूजन शायद शॉर्ट रन में थोड़ी सी पिंच करे, बट लॉन्ग रन में उसका फायदा ज्यादा होता है। रिमेंबर दिस, शॉर्ट रन में प्राइस लीडरशिप समेत जो कलूजन होती है, this might not be very profitable in the short run, but in the long run it will be very profitable. तो प्राइस लीडरशिप जब ये फॉलो करेंगी ना ये फर्म्स, तो अपने शॉर्ट रन फायदे को थोड़ा सा सैक्रिफाइस करके लॉन्ग रन फायदे के पीछे जाएंगी, ठीक है। अब मैं इस डायग्राम के थ्रू तुम लोगों को दिखाने लगा हूं कैसे कैसे होगा, ठीक है। सो चलो इधर करते हैं। सो प्राइस लीडरशिप का डायग्राम मैं करने लगा हूं, ठीक है। उसमें आई एम गोइंग टू अज्यूम, पहले तो जरा कुछ assumptions लेते हैं प्राइस लीडरशिप में। देयर आर 2 डोमिनेंट फर्म्स इन द मार्केट, ठीक है। उनको कहते हैं फर्म ए एंड फर्म बी। 2 डोमिनेंट फर्म्स है मार्केट के अंदर, फर्म ए एंड फर्म बी। फर्म ए थोड़ी ज्यादा डोमिनेंट है, मोर डोमिनेंट, और फर्म बी डोमिनेंट है लेकिन लेस डोमिनेंट। दोनों डोमिनेंट फर्म्स है ओलिगोपोली मार्केट के अंदर, फर्म ए ज्यादा डोमिनेंट है, फर्म बी कम डोमिनेंट है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस अभी तक? अच्छा, जब एक फर्म ज्यादा डोमिनेंट होती है तो वो ज्यादा एफिशिएंट होती है, कम एफिशिएंट होती है? ज्यादा एफिशिएंट होती है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि क्योंकि फर्म ए ज्यादा डोमिनेंट है, तो फर्म ए की जो मार्जिनल कॉस्ट होगी वो फर्म बी से थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि वो थोड़ी ज्यादा डोमिनेंट है तो ज्यादा एफिशिएंट है। मैं असम्पशन ले रहा हूं। लेकिन एक और बहुत बड़ी और थोड़ी अनरियलिस्टिक असम्पशन वो ये कि फर्म ए और फर्म बी दोनों की डिमांड में अज्यूम करूंगा सेम है। अब मैं ये आपसे सवाल पूछता हूं, ये जो असम्पशन है वो अनरियलिस्टिक क्यों है? ये वाली, ये अनरियलिस्टिक असम्पशन क्यों है?
क्योंकि फर्म ए डोमिनेंट फर्म है ना थोड़ी ज्यादा, तो नेचुरल सी बात है उसका मार्केट शेयर ज्यादा होगा। तो जब उसका मार्केट शेयर ज्यादा है उसकी डिमांड क्या होगी? ज्यादा। तो फिर अब आप ये कैसे ज़ैनब कैसे दी, तो फिर सर हम ये assumption क्यों ले रहे हैं? वो इसीलिए ताकि बहुत ज्यादा मैंने एक डायग्राम बनाना है, उस एक डायग्राम के ऊपर बहुत ज्यादा कर्व्स ना बन जाए, क्योंकि अब मैं इस तरह का डायग्राम बनाने लगा हूं। रेवेन्यू स्लैश कॉस्ट आउटपुट। अब देखें ये मैं बना रहा हूं डिमांड कर्व, और ये बना रहा हूं मैं एमआर, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये मैं अज्यूम करूं ये डिमांड है फर्म ए की, और ये एमआर है फर्म ए का। अगर मैं ये assumption ना लूं कि ये डिमांड ए और बी दोनों की है और ये एमआर ए और बी दोनों का है, अगर मैं assumption ना लूं और मैं ये कहूं कि जो डोमिनेंट फर्म है फर्म ए, उसकी डिमांड ज्यादा है, तो मुझे फिर एक और डिमांड और एक और एमआर कर्व बनाना पड़ेगा। किसके लिए? फर्म बी के लिए। वो कुछ मुझे इस तरह करके बनाना पड़ेगा। उसकी वजह से काफी ज्यादा मतलब डायग्राम्स या कर्व्स बन जाएंगे और वो थोड़ा सा फिर कंफ्यूजन हो सकती है स्टूडेंट्स को। इसीलिए टू कीप थिंग्स सिंपल हम ये कर रहे हैं, वैसे आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है, बट जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल हम ये कर रहे हैं फर्म ए और फर्म बी की डिमांड मोर और लेस सेम है, ठीक है। फर्क है मार्जिनल कॉस्ट में। फर्म ए की मार्जिनल कॉस्ट ये है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फर्म बी बनाने से पहले फर्म ए का क्या देखना है हमने? आउटपुट और प्राइस कैसे डिटरमिन होगा? एमआर इक्वल टू एमसी। शाबाश, ठीक है। ये हो गया आपका आउटपुट, और इसी को ऊपर ले जाए तो ये प्राइस हो जाएगी फर्म ए की। इसको लेबल कर देते हैं पी ए एंड क्यू ए, ठीक है। अब हम फर्म बी की मार्जिनल कॉस्ट बनाते हैं, वो फर्म ए की मार्जिनल कॉस्ट से कहां होगी? नीचे ऊपर? ऊपर, क्योंकि फर्म ए की मार्जिनल कॉस्ट फर्म बी से कम है ना, तो जब कॉस्ट कम होती है तो वो ऊपर जाती है। सो फर्म बी की मार्जिनल कॉस्ट हम यहां बना देते हैं, ये होगी फर्म बी की मार्जिनल कॉस्ट, एमसीडी कहते हैं इसको, ठीक है। ये फर्म बी की मार्जिनल कॉस्ट है, और जहां मार्जिनल कॉस्ट एमआर से मीट कर रही है ये हो गया फर्म बी का प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस हम ऊपर ले जाएं, ये पी बी है और ये क्यू बी है, ठीक है। अभी तक हमने जो डायग्राम बनाया है उसमें फर्म ए और फर्म बी की डिमांड तो सेम रखी है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट ए की और मार्जिनल कॉस्ट बी की जरा फर्क रखी है, ठीक है। सिर्फ हमें डायग्राम कम कंफ्यूजन करने के लिए, सिर्फ डायग्राम कम कंफ्यूजन करने तो इससे कोई फर्क नहीं आता? नहीं, क्योंकि एंड रिजल्ट सेम होगा जो अभी हम बनाने लगे। वो अगर वो तुम वो भी बना दो ना, फर्म ए का डिमांड और फर्म बी की डिमांड और फर्म बी का एमआर, वो जो एंड रिजल्ट हम दिखाना चाह रहे हैं वो सेम ही आएगा, ठीक है। तो वो दिखाता हूं लेके, ठीक है। अब फर्म बी के पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन वन, अपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस चार्ज कर ही रखे, शॉर्ट रन में प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर ही रखे, इस प्राइस पे एमआरएमसी इक्वल है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस है, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट है, तो शॉर्ट रन में प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर ही रखे। लेकिन लॉन्ग रन में जो आप कह सकते हैं रिस्क है वो ये है कि क्योंकि फर्म बी की प्राइस फर्म ए से ज्यादा है, तो फर्म बी का कस्टमर आहिस्ता आहिस्ता लॉन्ग रन में क्या करेगा? ए पे स्विच करेगा, जिसकी वजह से फर्म बी की डिमांड में कमी आएगी और
और ये जो मार्केट शेयर है जो अभी ए से कम है काफी, ये और कम हो जाएगा और ए का अच्छा खासा और ज्यादा हो जाएगा, और फर्म बी का मार्केट में जो डोमिनेंस है एक, वो खत्म हो जाएगी। तो ये ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 2 है फर्म बी फर्म ए के साथ कलूजन करे और फर्म ए को प्राइस लीडर बना दे। फर्म ए बिकम्स द प्राइस लीडर एंड फर्म बी फॉलोज दिस प्राइस लीडरशिप। अब फर्म ए की प्राइस क्या है? पी ए, ग्रीन में जो मैंने बनाई हुई है। फर्म बी अब कहती है मैं वही प्राइस चार्ज करूंगी, ठीक है। सर एक मिनट, ये फर्म बी की प्राइस हो जाएगी, ठीक है। फर्म बी जब प्राइस, अब क्या है, फर्म बी लीडर है या फॉलोअर है? फॉलोअर है ना। प्राइस फॉलोअर को एक और लफ्ज कहते हैं, प्राइस टेकर। और तुम्हें पता है प्राइस टेकर का जो एमआर है वो क्या होता है? जो प्राइस होती है उसके इक्वल, एआर के इक्वल या प्राइस के इक्वल। तो ये जो प्राइस लाइन है जो फर्म ए की है और फर्म बी की भी यही हो गई है, इसको एक्चुअली हम एक किस्म का सॉर्ट ऑफ एक्सटेंड कर दें, दिस विल नाउ एक्चुअली बिकम फर्म बी का नया एमआर, एमआर प्राइम कह देते हैं इसको। मैं क्वेश्चंस पे आता हूं, ठीक है। ये फर्म बी का एमआर हो गया, नया एमआर। अब फर्म बी की प्राइस तो वो हमें पता चल गई, फर्म बी की प्राइस है बी प्राइम, पी बी प्राइम, सॉरी। फर्म बी का आउटपुट कितना होगा? शाबाश, जहां एमआरएमसी नीड कर रहे हैं, अब वो जो आउटपुट है पहले से वो ज्यादा हो गया, थोड़ा सा क्यू बी प्राइम हो गया, इंक्रीज हो गया। सो फर्म बी अगर प्राइस लीडरशिप फॉलो करती है और ऑप्शन 2 डिसाइड करती है या चूज करती है, तो उसको नुकसान ये हो रहा है कि शॉर्ट रन में उसका प्रॉफिट गिर गया है, लेकिन फायदा ये हो गया कि क्योंकि प्राइस अब उन्होंने सिमिलर या सेम कर दी है, तो नाउ फर्म बी नॉट ओनली कैन इंक्रीज करंट मार्केट शेयर, but it will be probably in a position in the future to have a greater market share than QB prime as well. तो again, short run profit का loss, but long run profit का gain या long run market share का gain. ये collusion की आपको एक common element मिलेगा throughout. पहले अब्दुल्ला का सवाल। फर्म ए को क्या बेनिफिट है कि उसको प्राइस वॉर से गुजरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर ये कंपीट करते हैं प्राइस वॉर्स ना हो जाएं। हाँ, नहीं ना, क्योंकि फर्म बी जो है फिर ये करेगी मे बी थ्रू एडवर्टाइज, नॉट जस्ट प्राइस वॉर्स, competition leads to many other scenarios that might be costly for firms, like price wars, which causes a fall in profit not just for firm B but also for firm A. Then it will also cause unnecessary expenditure in advertisements, ठीक है। तो वो जो कंपटीशन में अलग जो नए मसले क्रिएट होते हैं कि भाई फिर आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोडक्ट सुपीरियरिटी की जंग चलती है, उससे बचने के लिए फर्म ए विल से कि अभी मुझे फर्म बी से कोई थ्रेट नहीं है, और आगे भी अभी भी जब उसका मार्केट शेयर बढ़ गया है, अभी भी मार्केट शेयर फर्म ए का ही ज्यादा है। इट्स नॉट कि फर्म ए से वो उसने ओवरटेक कर ली है, मे बी फ्यूचर में भी ओवरटेक नहीं कर पाएगी, बट हाँ करीब हो जाएगी, ठीक है। तो हाँ, फर्म ए को तुम ये कह सकते हो देयर माइट बी अ रिस्क फर्म ए के लिए, बट देयर इज ऑल्सो अ रिवॉर्ड। collusion in the long run is always better than competition in the long run for firms, not for us but for firms. ठीक है रियान? सर इवन इफ अगर फर्म बी प्राइस टिकट बनती है तो सर व्हाई वुड कस्टमर्स गो टू फर्म बी सिंस फर्म ए इज मोर ट्रेडिशनल टू मार्केट? नहीं, क्योंकि फर्म बी के पास अपना जो कस्टमर होगा, जो पहले ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर है, वो तो नहीं छोड़ के जाएगा ना, क्योंकि वो लॉयल है या उसके पास कोई इंसेंटिव नहीं है जाने का। एंड मे बी न्यू कस्टमर्स जो फर्म बी के पास आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं बिकॉज फर्म बी माइट बी ऑफरिंग सम सर्विसेज जो उन कस्टमर्स को थोड़ी सी अपील कर रही हो। तो रादर देन दोज कस्टमर्स लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स, मे बी एक ऐसा कस्टमर है जो फर्म बी मे बी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, ठीक है, उसके पास रहता है,
बट वो देख रहा था यार कि फर्म बी की प्राइस बहुत ज्यादा है तो मैं फर्म ए से खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा। अब जब प्राइस कम हो गई है तब उसकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है, वो कहता है यार मैं खरीद सकता हूँ। तो कुछ कस्टमर ऐसा होगा जो प्राइस फॉल करने की वजह से फर्म बी से ज्यादा चीजें खरीदेगा, मे बी बिकॉज दैट पर्सन वाजंट एबल टू अफोर्ड इन द बिगिनिंग, बट नाउ दैट पर्सन कैन। ठीक है सर, अगर फर्म भी अपनी प्राइस इंक्रीज को जस्टिफाई कर सके तो जैसे अगर उसकी मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है तो हो सकता है उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी भी ज्यादा हो सकता है, उसका प्रोडक्ट ज्यादा क्वालिटी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यू राइट। बट एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर ज्यादा प्राइस पे रिलाई करता है और रिस्पॉन्ड करता है। अगेन इसमें पीईडी भी आ जाती है, बट वो पीईडी को तो साइड पे करो ना। क्वालिटी माइट मैटर, बट इफ देयर इजंट अ बिग डिफरेंस इन क्वालिटी, मे बी फर्म बी कैन से आई हैव अ बेटर क्वालिटी, बट देयर वोंट बी अ बिग डिफरेंस बिकॉज वरना फर्म ए डोमिनेंट ना होती ना। ठीक है, तो प्राइस विल बी द मेजर फैक्टर जो डिटरमिन करेगा। ठीक है जी, सो ये हो गया, दिस इज द केस व्हेन अ फर्म विल फॉलो इनफॉर्मल कलूजन। अब याद रखें ये जो इनफॉर्मल कलूजन है ये प्राइस लीडरशिप में है। इसका मतलब इनफॉर्मल कलूजन में आप बहुत ओवरऑल कलूजन नहीं कर सकते, ओवरऑल कोऑपरेशन नहीं कर सकते। जो एक चीज जिसमें बहुत आसान है कोऑपरेशन करना वो प्राइस है, बस उसमें कर सकते हैं ज्यादा इजीली। बट देन देयर इज अनदर टाइप ऑफ कलूजन जो फॉर्मल कलूजन होती है, उसको कहते हैं कार्टेल्स। ठीक है, कार्टेल। कार्टेल क्या होता है? कार्टेल होते हैं उसकी जो सबसे बड़ी एग्जांपल है ना, ज्यादातर कंट्रीज में इसको बैन किया हुआ कार्टेल्स को, लेकिन जो सबसे बड़ी एग्जांपल है कार्टेल्स की, दैट इज नहीं यार वो ड्रग कार्टेल नहीं, ओपेक, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तकरीबन 12 से 15 मुल्क हैं, ज्यादातर गल्फ कंट्रीज हैं, वेनेजुएला, नाइजीरिया, इस तरह के मुल्क हैं, राइट, जो उसका पार्ट है, जो एक्चुअली फिर दुनिया की जो प्राइस है ना, सारी कंट्रीज ऑब्वियसली ओपेक की मेंबर्स नहीं है, अमेरिका नहीं है, कनाडा नहीं है, रशिया नहीं है, तो उनके भी अच्छा खासा ऑयल सप्लाई है, राइट। लेकिन क्योंकि इनका एक कार्टेल है तो ये बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ अ कंट्रोल रखती है ओवर द मार्केट। ठीक है, इवन दो मेनी बिग कंट्रीज जो ऑयल निकालती हैं वो इसकी मेंबर्स नहीं है, लेकिन कुछ बहुत बड़ी कंट्रीज हैं भी। ठीक है, तो ये एक किस्म का वर्ल्ड की प्राइसेस को काफी इन्होंने कंट्रोल किया होता है। ठीक है, ये फॉर्मल एग्रीमेंट है। अब जो फॉर्मल एग्रीमेंट्स होती हैं उसमें कलूजन या कोऑपरेशन सिर्फ प्राइस की हद तक महदूद नहीं रहता। ठीक है, उसमें फिर कलूजन और कोऑपरेशन होती है प्राइस के साथ साथ आउटपुट कितना बनाएगी हर फर्म और प्रॉफिट कितना शेयर करेंगे हर फर्म। ठीक है, प्राइस बट एट द सेम टाइम आउटपुट कितना बनाएगी और प्रॉफिट कितना शेयर करेगी हर फर्म। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको यहां पे एक एग्जांपल देने लगा हूं। सारे स्टेप्स मैंने यहां लिखे हुए हैं, डायग्राम पे सीधा आते हैं। ये भी मैं एमसीक्यूज के लिए चाहता हूं आप प्रिपेयर करें, एसेज मैं इसके काफी डिस्करेज करूंगा। मैं ओपेक की एग्जांपल दे रहा हूं। ओपेक इज द सेंट्रल अथॉरिटी। जो कार्टेल होते हैं ना, इसमें एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है जो बाकी 12 मुल्कों ने जो प्राइस सेट करनी है तेल की, जो आउटपुट निकालने हैं ऑयल का और जो प्रॉफिट शेयर करने हैं, वो सारा वो सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करती है। और उस सेंट्रल अथॉरिटी को हम यहां पे क्या एग्जांपल दे रहे हैं? ओपेक। ठीक है, सो हाँ, नहीं, पर्सनल यूज तो डिफरेंट होता है। जिस तरह सऊदी अरेबिया में ऑयल बहुत सस्ता है, अभी तो थोड़ा महंगा हो गया क्योंकि वो कम हो रहा है, लेकिन पहले तो बहुत ही सस्ता होता है बेसिकली बाय सेलिंग के लिए। ठीक है, सो अब ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, इसमें मैंने राइट मोस्ट डायग्राम पे शुरू करेंगे। जो राइट मोस्ट डायग्राम है ये मैंने बनाया हुआ है पूरे इंडस्ट्री के आउटपुट और प्राइस का डायग्राम, कि पूरी इंडस्ट्री में, मतलब कार्टेल जो ओपेक है, ओपेक अपना आउटपुट और प्राइस कैसे डिटरमिन करेगी। ठीक है, तो याद रखें ओपेक अपना
आउटपुट और अपनी प्राइस डिटरमिन करती है जहां इंडस्ट्री का एमआर और एमसी इक्वल है। अब जैने पूछेगी सर ये इंडस्ट्री का एमआर और एमसी क्या होता है? गुड। इन सिंपल वर्ड्स, इंडस्ट्री का एमआर होता है सारी फर्म्स जो ओपेक में हैं उनका एमआर ऐड करें, कैलकुलेट करें। पहले कैलकुलेट करें फिर ऐड करें हर आउटपुट पे। और सारी फर्म्स जो ओपेक में है, 12 फर्म्स, 12 कंट्रीज, उन सब की मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करके ऐड करें हर आउटपुट पे। तो जहां पे ये सम एमआर का एमसी के सम के इक्वल है वहां क्या होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट। इधर देखो अभी, इधर, वहां पे छोड़ दो, उन दो डायग्राम्स को छोड़ो, यहां पे देखें। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं ये ओपेक का डायग्राम है। ओपेक ने ये डिसाइड किया कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट इस साल का है 10 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल फॉर एग्जाम्पल। आई डोंट नो कितना होता है लेकिन 10 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल या 10 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल, चलो ठीक है। 10 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट है, ये ओपेक ने डिसाइड कर दिया। कैसे? जहां इंडस्ट्री का एमआर एमसी के इक्वल है। तो ये क्यू नॉट बेसिकली 10 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल है। और साथ में उससे उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसके थ्रू प्राइस क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस क्या है, कि जी ओपेक ने डिसाइड किया जाए एमआर एमसी के इक्वल है, वहां पे हमारी जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस है वो है $100 अ बैरल, $100 पर बैरल। तो $100 की प्राइस आ गई है पर बैरल, राइट? अच्छा अब देखो इधर, बहुत लेट हो, कुछ नहीं हो सकता। चलो जब कहेंगे फिर लगा देंगे, अभी तक तो नहीं कहा। अच्छा जी, इसके बाद तो 2-3 नए चेहरे नजर आ रहे हैं मुझे, तो मैं एक जरा थोड़ा सा छोटा सा एक और लेक्चर भी बच्चों को दूंगा क्योंकि पहला टेस्ट आ रहा है बहुत करीब, ठीक है? तो तैयारी पकड़ लें उसकी, ठीक है? कब आ रहा है? प्रॉबेबली नेक्स्ट वीकेंड में, ठीक है? बताऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, सो पहला ओपेक का जहां एमआर एमसी इक्वल है वहां पे आउटपुट डिटरमिन कर लिया 10 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल और प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस $100 अ बैरल। ये हो गया स्टेप 1, ये ओपेक ने कर लिया। अब सपोज करो ओपेक में 12 मुल्क छोड़ो, ओपेक में 2 मुल्क हैं, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, ठीक है? सऊदी अरेबिया और यूएई, ये 2 मुल्क हैं ओपेक के अंदर, ठीक है? इन दोनों को मैंने यहां डायग्राम बनाया। स्टेप 2 है, ओपेक अब डिसाइड करता है कि जब उन्होंने ये देखा कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट है 10 मिलियन बैरल्स ऑयल का, तो अब ओपेक ने आउटपुट कोटा असाइन करना है हर मुल्क को कि 10 मिलियन में से सऊदी अरेबिया कितना निकालेगा, उसको 6 मिलियन दे दिया फॉर एग्जांपल। सऊदी अरेबिया को 6 मिलियन बैरल्स दे दिया ऑयल का निकालने का, बाकी कितना रह गया? 4। तो किसको दिया? यूएई। बाकी 4 मिलियन बैरल्स ऑयल के निकालेगी यूएई, तो 6 मिलियन बैरल्स निकालेगी सऊदी अरेबिया एंड 4 मिलियन बैरल्स ऑयल निकालेगी यूएई। और जब उन्होंने ये निकाल लिया उसके बाद ये सेल करते हैं पूरी दुनिया की इकोनॉमीज को किस प्राइस पे? जिस प्राइस पे ओपेक ने प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउट प्राइस निकाली थी। क्या थी वो? $100 अ बैरल। यही प्राइस अब सारी फर्म्स चार्ज करती हैं, सारी कंट्रीज यही प्राइस रखेंगी। दैट मेक्स दीज कंट्रीज व्हाट? प्राइस मेकर्स और प्राइस टेकर्स? प्राइस टेकर्स। जो कार्टेल में फर्म्स होती है प्राइस टेकर होती है। इसलिए मैंने कहा था ना, मैं बार बार जब मैं परफेक्ट कंपटीशन कह रहा था, मैं कह रहा था परफेक्ट कंपटीशन में एमआर हॉरिजॉन्टल इसलिए नहीं बिकॉज वो परफेक्ट कंपटीशन है, वो इसलिए बिकॉज वो प्राइस टेकर है। और प्राइस टेकर अभी हम यहाँ ओलिगोपोली में फिर पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो इसका भी अब देखो, सऊदी अरेबिया का एमआर क्या होगा? ये, ठीक है, प्राइस लाइन। यूएई का भी एमआर ये होगा, ठीक है? खैर, सो ठीक है, स्टेप 1 ओपेक ने अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट और प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस डिटरमिन की। स्टेप 2
हर कंट्री को आउटपुट कोटा असाइन करती है। स्टेप 3, अब हर कंट्री वो जब तेल निकालेगी उसको बेचेगी उस प्राइस पे जो ओपेक ने निकाल ली। स्टेप 4, ये जो प्रॉफिट मिले इन कंपनीज या इन फर्म्स को या इन कंट्रीज को, सऊदी अरेबिया को इतना प्रॉफिट मिला, यूएई को इतना प्रॉफिट मिला, ये जाएगा वापस ओपेक, सेंट्रल अथॉरिटी को जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सेंट्रल अथॉरिटी कुछ पैसा अपने पास रख के एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस व्हाटएवर जो भी वो करने के लिए बाकी पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन मुल्कों को। ठीक है, गौर से सुनना, जब वो ये पैसा वापस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन मुल्कों को तो क्या जरूरी है कि एग्जैक्टली सेम अमाउंट देंगे सऊदी अरेबिया को जितना उन्होंने कमाया था, या उससे ज्यादा कम हो सकता है? हो सकता है, नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं। ये भी जरूरी नहीं कि अच्छा ये कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया ने 60% प्रॉफिट कमा कर दिया था बेसिकली और उन्होंने 40%, तो क्या आप 60% ही वापस जाएगा? बिल्कुल जरूरी नहीं है। मे बी यूएई को थोड़ा सा और एफिशिएंट करने के लिए वो थोड़ा पैसा और दे दे यूएई को और 50-50 पे शेयर हो जाए। आखिरी स्टेप, जब ऐसे होता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई फर्म या कोई कंट्री कार्टेल को चीट कर जाए, छोड़ जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको ये लगेगा, गौर से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको ये लगेगा कि अगर मैं कार्टेल छोड़ जाऊं तो मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। राइट? अगर वो कार्टेल छोड़ेगी उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। प्रॉब्लम क्या है, शायद वो अगर एक फर्म छोड़ रही है तो 12 मुल्कों की बात करते हैं, 12 मुल्कों में से एक फर्म छोड़ती है, क्या वो एक ही फर्म छोड़ेगी? किसी और फर्म को एहसास नहीं होगा कि शायद हम भी प्रॉफिट ज्यादा कमाना शुरू करें? उन 12 में से फॉर एग्जांपल 3 छोड़ जाती हैं। ठीक है, 3 कंट्रीज ओपेक को छोड़ जाती हैं और वो अपने से काम करती हैं। हाँ, प्राइस वही चार्ज करती हैं जो ओपेक करेगा, पर प्रॉफिट अपना अपना। ठीक है, प्राइस टेकर रहती हैं लेकिन प्रॉफिट अपना अपना। राइट? उससे शायद शॉर्ट रन में तो थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट कमा लें, वो शेयर उनको अपना ज्यादा मिल जाए, लेकिन लॉन्ग रन में क्या होगा? क्वेश्चन है। खैर, जितना जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे और फर्म्स मार्केट को छोड़ के जा रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता कंपटीशन क्या होना शुरू होगा। जब कंपटीशन ज्यादा होता है प्राइस क्या होगी? कम। जब प्राइस कम होती है तो प्रॉफिट्स क्या होते हैं? और प्रॉफिट्स जो है ना, वो जो पहले जितने कमा रहे थे ना कार्टेल में रह के, उससे भी कम हो जाएंगे। तो आप इसको, और ये मैंने यहां लिखा हुआ है, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं शॉर्ट टर्मिज्म। जब फर्म्स अपने शॉर्ट रन फायदे के लिए लॉन्ग रन नुकसान करती हैं कलूजन को छोड़ के, और इसको ऑपोजिट लेके जाते हैं। अगर आप कलूजन में रहते हैं तो शॉर्ट रन तो शायद फायदा गवा रहे हैं, आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं, बट लॉन्ग रन फायदा ज्यादा हो जाएगा आपको, क्योंकि वो प्राइस रहेगी स्टेबल, कंपटीशन नहीं होगा, फजूल के खर्चे नहीं करने पड़ेंगे आपको जैसे एडवर्टाइजमेंट्स। ठीक है, जिसकी वजह से आपका लॉन्ग रन फायदा ज्यादा हो जाएगा। ये है कार्टेल की पूरी गेम, पूरी स्टोरी। जी रिया, हो सकता है जिसकी वजह से मसला पड़ेगा वो उस फर्म को जो कार्टेल छोड़ के जाती है। बट इफ देर आर मल्टीपल फर्म्स जो कार्टेल छोड़ के जाती है ना, तो फिर इट इज नॉट दैट इजी फॉर कार्टेल कि वो प्राइस फ्लक्चुएट करे और वो उनको मतलब उस पे मतलब बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाए, क्योंकि फिर वो कार्टेल की भी मार्केट पावर उतनी नहीं रही। बट हाँ, अगर एक फर्म छोड़ के जाती है सिर्फ अपनी मर्जी से, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उनको सबक सिखाने के लिए ये करना। बिल्कुल। हाँ, प्रॉफिट कैसे इंक्रीज होगा? प्रॉफिट इंक्रीज सपोज करो सऊदी अरेबिया की बात करते हैं, इसी डायग्राम से आपको समझाता हूं। क्या होगा? अच्छा, सो अब इस डायग्राम में देखो, आउटपुट कोटा फर्म को QB मिला था, सऊदी अरेबिया को QB मिला था।
इस QB पे प्राइस इतनी है और एवरेज कॉस्ट इतनी है, प्रॉफिट इतना है। सऊदी अरेबिया कहता है मैं कार्टेल छोड़ देता हूं। तो अब जब कार्टेल छोड़ते हैं वो कहता है मैं प्राइस वही चार्ज करूंगा जो कार्टेल कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब वो प्राइस टेकर अभी भी है। प्राइस टेकर होने का मतलब है अब इसका वो जो MR है वो वही है, ये वाला प्राइस, लेकिन अब ये वाला आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेगा ना, अब ये करेगा जहां MRMC इक्वल है, ये वाला, ये इस पे आप प्रॉफिट देखो तो वो पहले से ज्यादा हो जाएगा, ये, ठीक है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि प्रॉफिट ज्यादा, राइट। ये हो गया जी आपका कार्टेल। एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू कार्टेल्स? क्लियर हो गया? कोई मसला जी? ये भी बेनिफिट हो सकता है कि अगर एक कंट्री की ऑयल से डिस्काउंट करें तो कार्टेल प्राइस इंक्रीज करते हैं तो बाकी फर्म्स भी बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। तो वो कलूजन में रह के होता है ना, राइट। कलूजन को छोड़ के जाओगे तो काम खराब, बिल्कुल, ठीक है ना। व्हाट आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एमसीक्यूज काफी आते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कॉज एन इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ कलूजन? क्या मतलब इसका मतलब ये है वो कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कलूजन कामयाब हो सकती है, ठीक है। नंबर 1, देयर आर ओनली अ फ्यू फर्म्स जो मार्केट के अंदर हैं। अगर मार्केट के अंदर थोड़ी फर्म्स है ना, और ये भी मैं कहूं थोड़ी फर्म्स एंड लार्ज फर्म्स, स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स बट दे आर लार्ज फर्म्स, ठीक है। मैं आगे लिख देता हूं, मे एक्सपीरियंस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो वो फर्म्स जो मार्केट में थोड़ी हैं लेकिन इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक्सपीरियंस करेंगी क्योंकि बड़ी हैं, उन मार्केट्स में कार्टेल का कामयाब होना इज मोर लाइकली, उसके लाइकलीहुड ज्यादा हो जाता है, चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। नंबर 2, एक डोमिनेंट फर्म है और बाकी उसको फॉलो कर रहे हैं, तब भी कार्टेल के चांसेस ज्यादा हैं, उसको कार्टेल इंक्लूजन के चांसेस ज्यादा हैं कामयाब होने के। नंबर 3, बैरियर्स टू एंट्री सिग्निफिकेंट है, तब भी चांसेस ज्यादा हैं कलूजन के कामयाब होने के। गवर्नमेंट के कर्ब्स नहीं है। कर्ब्स का क्या मतलब? गवर्नमेंट ने कोई लॉज नहीं लगाए हुए कलूजन के खिलाफ, तब जाकर कलूजन कामयाब होगी, वरना तो कलूजन कामयाब नहीं हो सकती अगर आप गवर्नमेंट ने लॉज लगाए हुए, ठीक है। एंड इसके अलावा देयर इज नो इंसेंटिव टू चीट। ये नहीं है कि यार फर्म जो है ना ये चीट करके भाग जाएंगी, राइट। समझ आ गई? कोई मसला? क्लियर हो गया? हाँ, हाँ, तो वो इसलिए वो दैट इज नॉट इलीगल ना, और वो इंटरनेशनल इट्स सॉर्ट ऑफ अ कलूजन है, वो एक मुल्क के अंदर नहीं। मुल्क के अंदर कलूजन को डेफिनेटली ज्यादातर कंट्रीज या तो बैन करती हैं या बहुत डिस्करेज करती हैं, ठीक है। अच्छा भाई, आगे जाने से पहले इंशाल्लाह हमारा चैप्टर 3 आज नहीं तो कल, आज एक्चुअली नहीं, कल इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें 2 दिन लगेंगे चैप्टर 4 करने में इंशाल्लाह। मंडे ट्यूसडे को चैप्टर 4 खत्म हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर 4 खत्म होते ही आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक ऑफ द MCQs जो मेरे नोट्स के मैंने इसके बनाए हुए हैं। टोटल 2015 से 2018 के MCQs है टॉपिकल, इन 3 चैप्टर्स के 2, 3, 4, वो तकरीबन 130 MCQs हैं। 130 MCQs के, और देख रहे हो 130 MCQs का मतलब है इन 3 चैप्टर्स के MCQs सबसे ज्यादा आते हैं पेपर 3 के अंदर, तकरीबन 6 to 8 MCQs आउट ऑफ 30, which is basically 1/4 of the exam almost, ठीक है। वो इन MCQs के ऊपर आता है, इन 3 चैप्टर्स के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को ट्यूसडे या वेडनेसडे को आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक ऑफ दोज MCQs विद यू, और वेडनेसडे को क्लास में उन 100 में से कम 30 MCQs क्लास में करूंगा। 130 MCQs में से 30 MCQs क्लास में करूंगा ताकि आपको समझ आए करना कैसे। देन आई एम गोइंग टू गिव यू टाइम टिल मंडे, ठीक है। मंडे को आप लोग जब MCQs कराओगे और आप मुझसे क्वेश्चंस पूछोगे उन MCQs से रिलेटेड, ट्यूसडे को आपका टेस्ट होगा, ठीक है। ट्यूसडे को आपका MCQs के ऊपर 25 से 30 MCQs मैं बनाऊंगा, वो आपका टेस्ट होगा। अब मेरी बात गौर से सुननी है,
जिस तरह मैंने कहा और जो मैंने आप लोगों को डॉक्यूमेंट भेजा था, मैं इस टर्म में आपके कम से कम 4 टेस्ट लेने हैं बिसाइड्स द सेशनल के अलावा, ठीक है? नहीं, चैप्टर 2, 3, 4 एमसीक्यू टेस्ट, फिर चैप्टर 1 एसए टेस्ट, वो अक्टूबर के शुरू में होगा, फिर सेशनल होगा जो 1, 2, 3, 4, 5 पे होगा, ठीक है? फिर नवंबर के स्टार्ट में होगा चैप्टर 6 लेबर मार्केट्स, वो भी एसए इसके ऊपर होगा, ठीक है? और नवंबर के मिड या नवंबर के एंड पे, दिसंबर एग्जाम से पहले मुझे जरा बोल लेते, उसके बाद फिर सवाल पूछिए। नवंबर के मिड या नवंबर के एंड पे, दिसंबर एग्जाम से पहले मैं मैक्रो शुरू करा दूंगा, तो मैक्रो का एक चैप्टर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके एमसीक्यूज का टेस्ट लूंगा। ये क्यों कर रहा हूं? इब्राहिम हंस रहा है कि ये तो हमारी तो बैंड बच गई। कल मैं मिस आयशा और हम सब टीचर्स की कल मिस आयशा और मिस अतिया के साथ मीटिंग्स थी, बिकॉज लास्ट ईयर अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल इकोनॉमिक्स का तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रिजल्ट था, लेकिन ओवरऑल माशाल्लाह लास्ट ईयर का बैच इतना कमाल का था, ओवरऑल रिजल्ट तो प्रीटी एवरेज और बिलो एवरेज, ठीक है? तो इट इज सो एम्बैरेसिंग, आई कैन एश्योर यू एज अ टीचर, कि जब मैं उनके सामने बैठा हूँ एंड मुझे वो कुछ कह नहीं रहे, वो टीचरों को डांटते नहीं ऑब्वियसली, ठीक है? ये स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप नहीं है, राइट? तो मुझे कुछ कह नहीं रहे, बट इट इज सो एम्बैरेसिंग फॉर मी टू से कि यार ये बच्चों के रिजल्ट्स इतने बुरे क्यों आए। उनको भी पता है, मिस आयशा को तो पता है, वो तो बहुत पुरानी है यहाँ से, लेकिन फिर भी ये एक्सप्लेन करना कि यार ये बच्चों के रिजल्ट्स इतने बुरे क्यों आए हैं,